हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप डिस्ट्रैक्शन से बचे हुए होंगे। तो काफी सारे कैंडिडेट्स के क्वेश्चन आए थे कि साइंस रिवाइज करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो इस वीडियो में मैं लगभग 100 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, जिसके अंदर हम पूरी की पूरी बायोलॉजी कंप्लीट कर देंगे। आपकी आसानी से रिवीजन हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है विच बोन इज द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रोंगेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। कि भाई ह्यूमन बॉडी की सबसे स्ट्रोंगेस्ट बोन कौन सी है। देखिए, लैंग्वेज ये इंग्लिश में लिखे हुए हैं क्वेश्चन, लेकिन मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा इनको। तो वो बोन है फीमर। ठीक है। सबसे स्ट्रोंगेस्ट और सबसे लॉन्गेस्ट बोन है ह्यूमन बॉडी की। तो अब हम ये कंप्लीट कर लेते हैं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बढ़ते हैं। कमीशन ने आज तक बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। सबसे स्ट्रोंगेस्ट बोन तो है फीमर, और सबसे स्मॉलेस्ट छोटी बोन कौन सी है? स्टेपीज, जो कि ईयर के अंदर है। और बहुत इसका डीप क्वेश्चन ये बढ़ता है कि किस ईयर के किस पार्ट में, मिडल पार्ट में। ठीक है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ एग्जामिनर ने। तो सबसे पहले देख लेते हैं पूरा का पूरा ह्यूमन स्केलेटन, अभी डिस्कस कर दूंगा मैं। देखिए, ह्यूमन स्केलेटन टोटल 206 बोन्स है। ठीक है। 206 में से 80 बोन्स है एक्सियल स्केलेटन के अंदर। एक्सियल मतलब जो एक्सिस बनाता है, जिसके अंदर से स्कल आ गई, रिब्स आ गई और वर्टेब्रा आ गया। ठीक है। और 126 बोन है अपेंडिकुलर। ठीक है। अपेंडिकुलर मतलब जो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम है उसको दो भागों में बांटा है, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो 180 बोन्स इसके अंदर है और 126 बोन्स इसके अंदर है। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनर ने पूछा हुआ है। तो ये ह्यूमन स्केलेटल का ये है फ्रंट पार्ट, और ये ह्यूमन स्केलेटन का है बैक पार्ट। ठीक है। सबसे पहले बात करूं मैं ह्यूमन स्कल की। इसके अंदर देखिए, जो हेड है इसके अंदर है टोटल 8 बोन, और फेस के अंदर है 14 बोन, और जो ईयर है इसके अंदर है 6 बोन। ठीक है। तो टोटल इनको मिला के कितनी बोन्स होगी? 29 बोन्स। ठीक है। तो ह्यूमन स्कल के अंदर 29 बोन्स है। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनर काफी बार पूछ चुका है। ठीक है। ह्यूमन स्कल जो कि एक्सियल पार्ट है, मैं इसको एक्सियल पार्ट यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके अंदर आ गया स्कल। ठीक है। इसके अंदर है 29 बोन्स। ठीक है। स्कल के बाद आता है रिब्स, रिब केज। ठीक है। जो ये रिब केज है, ये वाला, इसके अंदर है टोटल रिब्स कितनी है? 12 एंड 12 टोटल है 24। 24 बोन्स है इसके अंदर। और 24 में से 4 बोन है फ्लोटिंग बोन्स। ये क्वेश्चन एग्जामिनर हमेशा पूछता है कि भाई 4 फ्लोटिंग बोन्स कितनी है? 4 बोन्स है। फ्लोटिंग से हमारा क्या मतलब है? फ्लोटिंग से हमारा मतलब ये है कि कुछ बोन्स हैं जो आगे जुड़ी हुई नहीं है। ठीक है। जैसे ये नीचे की बोन्स है, ये आगे जो ये स्टर्नम है, इसको स्टर्नम बोन्स बोलते हैं, यहां से जुड़ी हुई नहीं है, तो इसलिए इनको फ्लोटिंग बोन्स बोलते हैं। और स्टर्नम कितनी है? एक है। ठीक है। ये तो है रिब्स और सॉरी, एक्सियल में एक चीज, एक होगी स्कल, दूसरी होगी रिब्स, और तीसरी है वर्टेब्रा। ठीक है। वर्टेब्रा, वर्टेब्रा का ये जो हमारी बैकबोन है इसको वर्टेब्रा बोलते हैं, और जो इसके अंदर बोन्स के टुकड़े हैं इनको बोल देते हैं वर्टेब्रा कॉलम्स। ठीक है। इससे भी एग्जामिनर हमेशा क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे ऊपर वाला वर्टेब्रा है जहां पे बोन, जो स्कल अटैच है, जो ये खोपड़ी अटैच है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एटलस। एग्जामिनर ने कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि उस बोन को क्या नाम है, उस बोन का जिसपे स्कल और जो वर्टेब्रा अटैच होते हैं। तो फर्स्ट वर्टेब्रा का नाम है एटलस। इसके साथ ही एक बोन जो स्कल के अंदर होती है उसको बोलते हैं हायोइड बोन। हायोइड बोन, इस बोन से भी एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो हमारी टंग होती है वो किस बोन से अटैच होती है? वो अटैच होती है हायोइड बोन से। ठीक है। तो वर्टेब्रा के बारे में हम पढ़ते हैं। इसके अलग अलग पार्ट हैं। सर्वाइकल, आपने कई बार सुना होगा सर्वाइकल पेन। ये वाला पार्ट सर्वाइकल पार्ट है। इसीलिए जो गर्दन वाले पेन को हम क्या बोलते हैं? भाई इसको तो सर्वाइकल हो गया है। ठीक है। उसके बाद है थोरिक, फिर होता है लंबार, फिर आता है सैक्रम, और फिर आता है कोक्सिक। देखिए, सैक्रम और कोक्सिक डेवलप होने के बाद एक बोन बन जाती है। ठीक है। पहले तो ये होते हैं 5, ये पहले होते हैं 5, फिर वो ये होते हैं 4, लेकिन जैसे जैसे बॉडी डेवलप होती है तो डेवलप होने के बाद ये एक एक बन जाते हैं। सर्वाइकल के अंदर होते हैं 5 वर्टेब्रा, थोरिक के अंदर होते हैं 12, और लंबार रीजन में कितने होते हैं? 5। ठीक है। तो ये इस तरह टोटल 26 बन गए। ठीक है।
तो इसको आप सभी को ऐड करोगे तो ये बन जाते हैं एक्सियल बोन्स कितनी 80। ठीक है, इनमें मैंने कुछ चीजें भी बता दी आपको। ये जो फर्स्ट बोन है इसको क्या कहते हैं, और हायोइड बोन जो टंग से अटैच होती है उसको हायोइड बोन बोलते हैं। ठीक है? तो ये तो बोन था एक्सियल, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। लेकिन अब है अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर वो स्केलेटल सिस्टम है जो एक्सियल पे अटैच है, यानी ये जो बाजू की बोन्स है, ये पेल्विक वाला रीजन है, ये जो लेग्स की बोन्स है, इनको बोलते हैं। तो जो अपर आर्म है इसमें जो ये बोन है इसको बोलते हैं हम ह्यूमरस। ठीक है, ह्यूमरस बोन। और जो ये दो बोन्स हैं, ठीक है, यहाँ पे दो बोन्स हैं, इसको हम बोलते हैं रेडिया एंड अल्ना। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। और जो एक क्वेश्चन एग्जामिनर हमेशा पूछता है, जो ये कोलर बोन है इसका साइंटिफिक नेम क्या है? साइंटिफिक नेम इसको हम बोलते हैं क्लेविकल। ठीक है, क्लेविकल। और जो ये हमारी शोल्डर के पीछे वाला ये पार्ट होता है बोन का, इसको हम क्या बोलते हैं? स्केपुला। ठीक है, इस बोन का क्या नाम है? स्केपुला। काफी काफी इंपॉर्टेंट है ये। इसके साथ ही देखिए ये बैक पार्ट है, रेडियस उल्ना हो गई। और जब ये हमारा हैंड का पार्ट है ना, जहां पे हमारी आर्म और हमारी जो एंकल है ये जुड़ी हुई है, ठीक है, हमारी हथेली और हमारी बाजू जुड़ी हुई है, इन बोन्स को हम बोलते हैं कार्पल बोन्स। कार्पल बोन्स। और जो हमारी हथेली की बोन्स है इनको हम बोलते हैं मेटाकार्पल। मेटाकार्पल। जो मेटाकार्पल टोटल कितनी मेटाकार्पल होती है? 10 होती है। 5 इस हैंड में और 5 इस हैंड के अंदर। और जो ये कार्पल्स होते हैं, टोटल कार्पल कितने होते हैं? 16। 16 मतलब 8 यहाँ पे और 8 यहाँ पे। और जो हमारी उंगलियां बच गई, उन उंगलियों को, उन उंगलियों वाली बोन्स को क्या बोलते हैं? फेलेंगस। फेलेंग्स। टोटल कितने होते हैं? ये होते हैं 14। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। कितनी होती हैं टोटल फेलेंग्स? 14 होती हैं। जैसे हमारी उंगलियां, जो हाथ की उंगलियां उनको फेलेंग्स बोलते हैं, जो पैर की उंगलियां उनको भी फेलेंग्स बोलते हैं। तो जो पैर वाली उंगलियां होती हैं वो कितनी होती हैं? वो भी 14 और 14, 28। ठीक है, ये मैंने एक वाली बता दी, ये भी दोनों की 28 होती है। ठीक है, तो मैंने एक साइड लिख ली थी फेलेंग्स, ये भी 28 होती है। लेकिन इनको तो हम बोलते हैं कार्पल और मेटाकार्पल, और जो इनको बोलते हैं इनको बोलते हैं हम टार्सल और मेटाटार्सल। ठीक है, मेटाटार्सल भी 10 होती हैं, 5 इसमें 5 इसमें। लेकिन एक डिफरेंस ये है, जो टार्सल होती हैं, टार्सल होती हैं 14, जबकि कार्पल है 16, यानी एक हाथ में 8 होती है, लेकिन इसमें एक पैर में कितनी होती है? टार्सल 7 होती है। काफी इंपॉर्टेंट है ये। और जो हमारा, जो यहाँ पे नी है, नी की जो बोन है उसको क्या बोलती है? पेटेला। ठीक है, या नी कैप बोल देते हैं इसको, कि भाई नी कैप बोन है, उसका रियल नेम क्या है? उसका रियल नेम है पेटेला। ठीक है, ये तो थी नंबर ऑफ बोन्स। आगे जो एग्जामिनर ने यानी कई बार ये क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं कि जॉइंट्स के बारे में, जैसे हिंज जॉइंट के बारे में पूछ लिया, शोल्डर जॉइंट्स के बारे में पूछ लिया, पाइवोट जॉइंट्स के बारे में पूछ लिया। सारी की सारी चीजें इन डिटेल में आगे हम देखने वाले हैं। तो ये टोटल कितनी हो जाती है? 126। तो इस तरह टोटल 206 बोन्स होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। और जबकि जैसे बेबी का बर्थ होता है तो वहां पे बोन्स ज्यादा होती है, जैसे मैंने बताया, डेवलपमेंट के बाद वो एक बोन बन जाती है। जैसे कोक्सिक जो बोन है वो डेवलपमेंट के बाद एक बोन बन जाती है, जो ये बोन, जिसको हम टेल बोन भी बोलते हैं। ठीक है, टेल बोन। तो डेवलपमेंट होने के बाद एक बोन बन जाती है। ठीक है, तो ये था पूरा ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम जो हमने डिस्कस किया। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है जो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है? कहाँ पे? माउथ के अंदर। देखिए, एंजाइम्स पाए जाते हैं हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पे, जैसे माउथ के अंदर, माउथ से फूड चलता है, फिर ओसियोफेगस के अंदर जाता है, फिर स्टमक में जाता है, स्टमक के बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और वहां से फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। तो हमारे स्टमक में पाए जाते हैं एंजाइम्स, हमारे माउथ में पाए जाते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं एंजाइम्स। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में इसलिए नहीं पाए जाते क्योंकि जो मैक्सिमम फूड का जो लास्ट पॉइंट है एब्जॉर्प्शन का, वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। एग्जामिनर ने बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा का सारा फूड है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या एब्जॉर्ब होता है? वाटर। ठीक है,
और जो स्टमक है, स्टमक किस टाइप का, ये भी एग्जामिनर में पूछा है, वो जे की शेप में है, जे कैपिटल की शेप में। तो हमारे माउथ के अंदर होता है अमाइलेज एंजाइम, जो स्टार्च को शुगर में बदलता है। ठीक है, देखिए जो भी स्टार्च, कार्ब्स, ये जितने भी फूड होते हैं ना, इनका जो एंड प्रोडक्ट है, एंड जो प्रोडक्ट बनता है हमारी बॉडी में, वो ग्लूकोज बनती है। ठीक है, ग्लूकोज फिर चली जाती है अलग अलग ऑर्गन्स के पास, वहां से अलग अलग सेल्स के पास। और सेल्स आपको पता है सबसे छोटी इकाई है, और सेल्स में ही एनर्जी बढ़ती है, किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। तो फूड, फूड से एनर्जी मिलने की प्रोसेस ऐसी है, माउथ से चल के यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होके सबसे छोटी इकाई के पास फूड जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ओसियोफेगस है, इसका काम क्या होता है, इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है। देखिए क्वेश्चन इंग्लिश में लिखे हुए हैं मैं, लेकिन उनको हिंदी में रीड करूंगा। तो ओसियोफेगस, ये फूड पाइप भी बोल देते हैं, ये फूड पाइप है जो, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करना माउथ से स्टमक की तरफ। ठीक है, इस पे भी कई बार एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो ये मूवमेंट होती है फूड की, इसको क्या नाम है इस मूवमेंट का, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कौन सा ऑर्गन है जो बाइल प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जो बाइल डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट में हेल्प करता है। तो बाइल की प्रोडक्शन कौन करता है, लीवर करता है बाइल की प्रोडक्शन, काफी इंपॉर्टेंट है। लीवर बिगेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी की। और लीवर, लीवर की एक और पावर ये है कि ये मतलब खुद डेवलप कर देता है, सेल्फ रेगुलेटिंग है। मतलब अगर लीवर का कोई पार्ट कट कर दिया जाए, तो वहां पे लीवर खुद को फिर डेवलप कर देता है। तो इसी से एक नई टेक्नोलॉजी का इजाद हुआ, जिसको बोलते हैं हम स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स का मतलब ये है कि क्या कोई अदर ऑर्गन भी खुद को बना सकता है। साइंटिस्ट, अभी रिसर्च चल रही है उनकी, अगर किसी का हाथ कट गया, क्या ह्यूमन बॉडी दोबारा से हाथ बना सकती है, जैसा आप हॉलीवुड की मूवीज में देखते हैं। तो ये इसको बोलते हैं स्टेम सेल थ्योरीज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो मेजोरिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं, वो कहाँ पे एब्जॉर्ब करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। तो मेजोरिटी कहाँ करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये है डाइजेस्टिव सिस्टम, कहाँ से, माउथ से स्टार्ट हो जाता है, फिर ये जाते जाते स्टमक के अंदर, फिर यहां से जाके कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मैक्सिमम फूड का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि बस स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा भाग नहीं है, ड्यूोडेनम, जेजुनम, इलम या फिर कोलोन। तो हम देख लेते हैं। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन है जो, वो तीन पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, ड्यूोडेनम, जेजुनम एंड इलम। जो पार्ट स्टमक से, जो यहां से शुरू होता है, इसको बोलते हैं ड्यूोडेनम वाला पार्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पार्ट में यहाँ पे जो लीवर होता है, लीवर, और लीवर के अंदर गाल ब्लैडर है, जहां पे बाइल स्टोरेज होती है, जो स्टोरेज के बाद यहाँ पे जाके मिलता है ना फूड। तो यहाँ पे जितने भी एंजाइम्स, अगर एग्जामिनर ये पूछ ले कि भाई लीवर से और स्टमक के जो एंजाइम है वो कहाँ पे मिलते हैं, वो मिलते हैं ड्यूोडेनम के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन भी नहीं पूछता कई बार एग्जामिनर। उसके बाद है जेजुनम। ठीक है, और फिर है इलम। ये है तीन पार्ट किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन के। इसी तरह स्टमक भी तीन भागों में बटा हुआ है। ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन का भाग है कोलोन। तो हमारा राइट आंसर आ गया कोलोन। ठीक है, कोलोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा एंजाइम पेनक्रियाज में किस चीज को हेल्प करता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, कहाँ पे, प्रोड्यूस बाय पेनक्रियाज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रेक करता है। ठीक है, तो कौन सा है वो एंजाइम, तो वो एंजाइम है पेप्सिन। ठीक है, अब हम एंजाइम्स को देख लेते हैं। देखिए माउथ के अंदर अलग अलग ग्लैंड्स होती हैं, तीन ग्लैंड्स होती है माउथ के अंदर, वो हम डिस्कस करेंगे अभी। तो उसके अंदर होता है सालिवरी एंजाइम, जो ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को माल्टेज में। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही स्टार्ट हो जाता है। एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछता है कि स्टार्च की जो ब्रेक डाउन है, वो कहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। स्टार्च की ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाती है कहाँ पे, माउथ के अंदर ही। ठीक है, उसके बाद स्टमक के अंदर पैसिन, जो कि ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को, किसमें, डाइपेप्टाइड्स में। ठीक है, स्टमक के अंदर एक एसिड का भी प्रोडक्शन होती है, जिसको बोलते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कई बार एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड पे। ठीक है, उसके बाद है पेनक्रियाज। देखिए पेनक्रियाज कौन से एंजाइम प्रोड्यूस करती है, लाइपेस, ट्रिप्सिन और अमाइलेज। ठीक है, लाइपेस किस चीज का ब्रेक डाउन करता है, लाइपेस ब्रेक डाउन करता है
लिपिड्स का, और जो ट्रिप्सिन ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को डाइपेप्टाइड्स में, और अमाइलेज करता है स्टार्च में, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है इसका ट्रिप्सिन आंसर आएगा, इसमें मैंने पेप्सिन बता दिया इसके अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में डिफरेंट एंजाइम्स हैं, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए गॉल ब्लैडर का क्या काम होता है। मैंने जैसे बताया जो लीवर होता है, लीवर लीवर के पास ही यहाँ पे गॉल ब्लैडर होता है। तो गॉल ब्लैडर का मेन काम क्या है, मेन काम है स्टोर करना, किसको, बाइल। एग्जामिनर कई बार ये क्वेश्चन पूछता है कि बाइल प्रोड्यूस कौन करता है, बाइल लीवर करता है या गॉल ब्लैडर करता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, गॉल ब्लैडर स्टोर करता है, प्रोड्यूस नहीं करता, प्रोड्यूस तो लीवर ही करता है। स्टोर करने के बाद फिर रिलीज कर देता है, कहाँ पे, ड्यूडेनम में, ठीक है, जो कि पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। वो स्टमक में रिलीज नहीं करता। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये छोटे छोटे, ठीक है, जो हमने डिस्कस करें। तो यही क्वेश्चन है कि जो मूवमेंट होती है ना ओसियोफेगस के अंदर, उस मूवमेंट को क्या नाम दिया जाता है, उसको बोला जाता है पेरिस्टालिसिस, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे फूड गया माउथ के अंदर, तो एक मूवमेंट से जैसे वो फूड, जो फूड पाइप उसको लेके जाती है, पेरिस्टालिसिस इस मेथड से वो लेके जाती है। जैसे यहाँ पे फूड गया तो यहाँ से थोड़ी ऐसी हो जाएगी और यहाँ पे फूड जाएगा, तो अपने आप वो मूवमेंट है उसकी, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट्स है, इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या है, फाइनल है ग्लूकोज, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है। जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर जो फाइनल प्रोडक्ट है वो ग्लूकोज होता है। और फिर इसी ग्लूकोज का नाम ले लेके ग्लूकोज ड्रिंक्स बेचती हैं कंपनियां, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है उनको क्या बोलते हैं, उनको विलीज बोलते हैं, ठीक है। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, विलीज का क्या काम होता है, वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करवाती है फूड की। तो देखिए सलाइवरी ग्लैंड होती है, सलाइवा हमारा, उसके अंदर एंजाइम होता है अमाइलेज, जो हमने डिस्कस किया। तो तीन ग्लैंड होती हैं, पैराटोइड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। तो एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई ये ग्लैंड्स कहाँ पे पाई जाती हैं, माउथ में पाई जाती हैं या फिर अपने लोअर एब्डोमेन में पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है। फिर ये इसियोफेगस है, इसियोफेगस का क्या काम होता है ये हमने डिस्कस किया। इसके अंदर जो पेरिस्टालिसिस है वो मूवमेंट होती है। टंग है, फेरेंक्स है, देखिए फेरेंक्स है, इसकी ये क्या है, ये कॉमन पासेज है। एग्जामिनर कई बार उसने ये क्वेश्चन पूछा है, कॉमन पासेज किसके लिए, फूड के लिए और एयर के लिए, ठीक है। कॉमन पासेज ऑफ फूड एंड एयर, इसमें को फूड एंड एयर दोनों पास कर सकते हैं, ठीक है। और लेरेंक्स वो क्या आता है, वो है वॉइस बॉक्स, ठीक है। उसके साथ ही फूड यहाँ से जाके स्टमक में जाता है, स्टमक एक जे टाइप का अल्फाबेट जो हम जे बोलते हैं वैसी स्ट्रक्चर का, ये एग्जामिनर ने पूछा हुआ है। ये है ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, ठीक है। उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन इलम हमने देखा, और इसके बाद ये हमने यहाँ पे देखा था एक और पार्ट, ठीक है, जेजनम। इसके साथ ये देखो लार्ज इंटेस्टाइन, इसके तीन पार्ट है इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के भी, कोलोन, ट्रांसवर्सिंग, असेंडिंग और डिसेंडिंग, ठीक है। तो ये असेंडिंग, ये ट्रांसवर्सिंग और ये डिसेंडिंग, फिर रेक्टम और एनस, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो ये कॉमन पासेज है जो मैंने बताया था, कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। जो गाल ब्लैडर है वो सिर्फ स्टोरेज करता है लीवर से जो बाइल जूस निकला है उसकी, ठीक है। पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक डक्ट से वो कनेक्ट होती है और पेनक्रियाटिक जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो रिलीज करती है, ठीक है। तो गैस एक्सचेंज है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में कहाँ पे होता है। देखिए मैंने सारे के सारे सिस्टम कवर किए हैं, जैसे हमने देखा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, हमने स्केलेटल सिस्टम पढ़ा, मतलब ऑलमोस्ट पूरी की पूरी बायोलॉजी मैंने इसमें डिस्कस कर दी है, ठीक है। तो देखिए कहाँ पे होता है, एल्वियोली में होता है गैस एक्सचेंज। हम नोज से स्टार्ट हो जाता है, नोज से जाके कहाँ पे, कहाँ तक जाता है, लंग्स में जाता है, और लंग्स में अलग अलग ब्रांचेस में वो बढ़ जाती है। तो कहाँ पे एक्सचेंज होता है, एल्वियोली में, ठीक है। ब्रोंकी, यहाँ से ही एक डिजीज होती है ब्रोंक्राइटिस। अगर एग्जामिनर पूछ लेता है कि ब्रोंक्राइटिस किस ऑर्गन को अफेक्ट करती है, तो वो लंग्स को अफेक्ट करती है। लैरिंक्स वॉइस बॉक्स होता है, और फेरेंक्स ये होता है कॉमन पासेज, ठीक है, तो कि हमने डिस्कस किया कॉमन पासेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो कौन कंट्रोल करता है ब्रेन का पार्ट, ब्रीदिंग को, ठीक है। तो मेडुला ओब्लोंगोटा ये क्या करता है, ब्रीदिंग को कंट्रोल करती है। और जो सेरेब्रम है, सेरेबेलम है, सेरेब्रम जो जितने भी हमारे थिंकिंग के काम है, एनालिटिकल काम है, ये हमारा सेरेब्रम करता है। और जो ये कहाँ पे पाया जाता है, फ्रंट ब्रेन में, फ्रंट ब्रेन में। काफी इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन भी। Which component of blood is responsible for carrying oxygen to body's tissue, ठीक है।
तो कौन सा कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है या रिस्पॉन्सिबल है, तो वो कौन कैरी करता है, आरबीसीज कैरी करती हैं। तो आरबीसी का क्या काम होता है, ब्लड को कैरी करना है, ब्लड को डिफरेंट ऑर्गन्स में, मतलब ऑक्सीजन को कैरी करना है। जैसे ब्लड है, ब्लड के ऊपर ऑक्सीजन स्टिक हो जाती है और पूरे बॉडी में चली जाती है। तो ये आपको एक फैक्ट बताओ, अगर आरबीसी ब्लड के अंदर नहीं होती ना, तो ऑक्सीजन को लंग्स से पूरी बॉडी में लेके जाने में कई सालों लग जाते हैं। ठीक है, तो आरबीसी कई बार एग्जामिनर ये पूछ लेता है कि एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स ये किसके नाम है, तो एरिथ्रोसाइट्स है, आरबीसी का नाम है, और व्हाइट ब्लड सेल्स को क्या हम बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स। जो ल्यूकीमिया होता है, ब्लड कैंसर, वो यहीं से आया है, ल्यूकीमिया। ठीक है, जिसमें डब्ल्यूबीसी अफेक्ट हो जाती है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी को क्या बोला जाता है, ये क्या क्या करती है, डिफेंड करती है, डिफेंड मैकेनिज्म है बॉडी का, किसके अगेंस्ट, डिजीज के अगेंस्ट। ठीक है, इसके अंदर अलग अलग होती है लिम्फोसाइट्स, इसके अंदर टी सेल्स, बीटा सेल्स, वो जो प्रोड्यूस करती है, बॉडी को डिफेंड करती है। ठीक है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेके जाता है अवे फ्रॉम द हार्ट। देखिए दो चीज है, हार्ट से जब ब्लड का एक्सचेंज होता है, जो हार्ट से लेके जाती है वेन्स, हार्ट हार्ट में लेके आती है वेन्स, और हार्ट से लेके जाती है आर्टरीज। ठीक है, आर्टरीज काफी इंपॉर्टेंट। तो हम आप कैसे याद रखेंगे, ए से याद रखेंगे आल, फिर आल पार्ट में कौन लेके जाती है, आर्टरीज, और आल पार्ट से लेके कौन आती है, वेन्स। तो क्वेश्चन एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम दी हार्ट, यानी हार्ट से कौन लेके जाती है, आर्टरीज लेके जाती है, लेकिन वो है लार्जेस्ट आर्टरी। तो लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है, एरोटा। काफी इंपॉर्टेंट है ये हम सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ते हैं। तो देखिए ये यहाँ से लंग से आते हैं, यहाँ पे आर्टरीज जो ब्लड लेके आई, तो ये कौन सी होगी, जो ब्लड लेके आती है, ये होगी वेन्स। ठीक है, ये भी वेन्स होगी, और ये जो यहां से लेके गई, ये होगी आर्टरीज, आर्टरीज। ये यहाँ पे लेके गई डिफरेंट पार्ट में, ये भी आर्टरीज होगी, ये डिफरेंट पार्ट से लेके आई, ये क्या होगी, वेन्स होगी। तो आपको एक चीज नोट डाउन करनी है कि वेन्स में, मतलब वेन्स जो बॉडी का अलग अलग पार्ट है, वहां से ब्लड लाती है हार्ट तक, यानी इनके अंदर होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, और जो हार्ट से लेके जाती है आर्टरीज, इनके अंदर होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, एक एक एक्सेप्शन है वेन्स का। जो पल्मोनरीली वेन्स है, इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं, इनके अंदर कौन सा होता है, डीऑक्सीजनेटेड। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और ह्यूमन हार्ट के लेफ्ट पार्ट में होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, मोटे मोटे क्वेश्चन में आपने आपको बता दिया। पल्मोनरी वेन्स है जो, इनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और ये कहाँ पे, लेफ्ट पार्ट में लेके आती है ब्लड को, इस वाले पार्ट। ये है काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो कई बार एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ लेता ब्लड प्रेशर का, 120/80। ये है सिस्टोलिक प्रेशर, ये है डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, सिस्टोलिक कौन सा प्रेशर होता है, जब हार्ट पंप करता है, तो उस प्रेशर को बोलते हैं सिस्टोलिक। और डायस्टोलिक जब हार्ट की तरफ ब्लड आता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। देखिए अब हमने पढ़ा था कि भाई जो वेसल्स कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बैक टू द हार्ट फ्रॉम द बॉडीज टिश्यू। ठीक है, तो बैक टू द हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेके आती है, वेन्स लेके आती है हार्ट की तरफ। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, वेन्स। काफी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अब हम डिस्कस करते हैं ब्लड सेल्स को। देखिए हमने उसमें भी देखा ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है, क्रोमोबोसाइट्स और इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, तो व्हाइट ब्लड सेल में अलग अलग पार्ट है व्हाइट ब्लड सेल्स के, जैसे बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। तो ये लिम्फोसाइट्स हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं बी सेल और टी सेल्स। ये हेल्प करती है डिफेंस मैकेनिज्म में। अगर एग्जामिनर ये पूछ ले कि भाई व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर कौन सी सेल्स, लिम्फोसाइट्स, एक्ट करती हैं, और सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सी होती है, न्यूट्रोफिल्स होती है सबसे ज्यादा अमाउंट में, किन में, व्हाइट ब्लड सेल्स में। काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो फिल्टरिंग है वेस्ट प्रोडक्ट्स की, ब्लड से कौन करता है फिल्टर, वो करता है किडनी। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो फिल्ट्रेशन का काम करती है, वो करती है किडनीज। और किडनीज की जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, वो है नेफ्रॉन। ठीक है,
बहुत सारे नेफ्रॉन है वो जुड़े हुए हैं अलग अलग साइंटैक्सिकल बॉन्ड से, ठीक है। एक्सोन की जो उनकी स्ट्रक्चर है ऐसी, तो एक्सोन होता है, यहाँ पे स्नाइपेस लिक्विड होता है, उससे जुड़े हुए हैं। तो नेफ्रॉन क्या है, फंक्शनल यूनिट है, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो उस मस्कुलर ट्यूब का क्या नाम है जो कैरी करती है यूरिन को फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर? सभी को पता है कि जो यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ पे जो यूरिन स्टोर होता है, और यहाँ जो किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक ये जो वेसल्स है ये कैरी करती हैं, इसको क्या बोलते हैं, यूरेटर बोलते हैं, ठीक है। तो एग्जामिनर किन चीजों में कंफ्यूज करता है, यूरेथ्रा में और यूरेटर में। तो यूरेथ्रा है बाद वाला पार्ट आता है यूरेथ्रा, लेकिन यूरेटर में यूरेटर कनेक्ट करता है किसको, किडनी को और यूरिनरी ब्लैडर को। तो एक क्वेश्चन यहां से ये बन गया, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट है। एक क्वेश्चन बनता है पार्ट को लेके, किडनी के पार्ट को लेके। तो देखिए ये है पेल्विक, मेडुला और कोर्टेक्स। जो आउटर मोस्ट पार्ट है किडनी का उसको बोलते हैं कोर्टेक्स, और जो इनर पार्ट उसको बोलते हैं मेडुला। काफी इंपॉर्टेंट है ये। और देखिए यहाँ पे भी आर्टरीज है और वेन्स है। तो ये आर्टरीज है, ये रिसीव करती हैं ब्लड को, रिसीव, और ये ब्लड को क्या करती है, एग्जिट करती है। ब्लड भी आता है, ब्लड प्योर होता है यहाँ पे, जो उसके अनवांटेड मटेरियल है वो चले जाते हैं और यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर में चले जाते हैं और यूरिन वहां पे इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। तो जब एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके अंदर जब एक्सक्रीशन होता है या मतलब वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं, तो उन वेस्ट प्रोडक्ट में कौन सा पार्ट नहीं होता वेस्ट प्रोडक्ट का, तो पार्ट कौन सा नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती। ये कार्बन डाइऑक्साइड ये रेस्पिरेटरी के अंदर हम एक्सेल करते हैं, लेकिन पार्ट उसका कौन होता है, यूरिया होता है, केरेटिनिन होता है और बिलरुबिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भाई जो नेफ्रॉन है, देखिए हमने देखा ये फंक्शनल यूनिट है, लेकिन क्या होता है कि जो किडनी के अंदर बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं जहां पे बार बार ब्लड फिल्टर होता है। तो एक बार फिल्टर होने के बाद जो उसके अंदर कुछ चीजें बच गई उनको रीअब्सॉर्ब कर लेती हैं, या फिर जैसे हम देखते हैं ना, जो यूरिन होता है उसका कलर चेंज होता रहता है, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह है ये प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबल। ये रीएब्जॉर्प्शन का काम करती है, रीएब्सॉर्ब कर लेती है यूजफुल सब्सटेंसेस को, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड। काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अब हम बात कर लेते हैं जॉइंट्स की। देखिए जॉइंट्स का क्वेश्चन हमेशा एग्जामिनर ने पूछा है। तो कौन सा जॉइंट्स अलाउ करता है वाइडेस्ट रेंज ऑफ मोशन एंड फाउंड इन शोल्डर में मिलता है, और जो हिप में मिलता है, तो वो कौन सा जॉइंट है, बाल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बाल एंड सॉकेट में क्या होता है कि एक जॉइंट है वो बाल की तरह होता है और एक सॉकेट के अंदर ऐसे लगा हुआ होता है, ठीक है। तो हमारे शोल्डर है और जो हमारे हिप है, शोल्डर को हम ऐसे घुमा सकते हैं, वो इसीलिए घुमा सकते हैं क्योंकि इनमें अंदर कौन सा होता है, बाल एंड सॉकेट जॉइंट्स होते हैं। देखिए बोन्स के बारे में हमने पढ़ा, नी कैप पे कौन सी होती है, पैटेला होती है। हमने फीमर को पढ़ा, सबसे लेंथेस्ट बोन है। और टीबिया और फिबुला को पढ़ा हमने। देखिए टीबिया और फिबुला मैं तब बताना भूल गया, ये जो हमारी लेग्स में होता है यहाँ पे फीमर होता है, फीमर बोन है। उसके बाद यहाँ पे पैटेला, और यहाँ से दो बोन्स निकली हुई हैं ऐसे, यहाँ पे दो बोन्स। तो इनको बोलते हैं फिबुला और टीबिया, ठीक है। और यहाँ पे टार्सल, मेटाटार्सल और फेलेंगेस, ये पैर आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसको स्किप कर गया था मैं। विच टाइप ऑफ टिश्यू कनेक्ट बोन टू बोन्स, तो बोन को बोन से कौन कनेक्ट करता है, लिगामेंट, ठीक है। लिगामेंट कनेक्ट करता है, और बोन को इससे, ये तो हुआ बोन को बोन से, और बोन को मसल से कौन कनेक्ट करता है, टेंडन, ठीक है, टेंडन। व्हाट इज द मेडिकल टर्म फॉर कॉलर बोन, तो कॉलर बोन के लिए मैंने तब भी बताया था क्लेविकल। और स्कैपुला जो हमारे शोल्डर के पीछे होती है, जो इस टाइप की सी बोन होती है। टीबिया और फीमर ये मैंने बता चुके हूँ ऑलरेडी। ये जो स्केलेटल सिस्टम, ये समझने के बाद आपको दोबारा कभी भी कोई इश्यू नहीं आएगा स्केलेटल सिस्टम में। तो देखिए कौन सा जॉइंट है जो वन प्लेन में मूवमेंट देता है, ठीक है। जैसे एल्बो जॉइंट, मतलब कोहनी, जैसे हमारी कोहनी मुड़ती है ना, तो यहाँ पे कौन सा जॉइंट होता है, तो यहाँ पे होता है हिंज जॉइंट। ये तो एग्जामिनर ने बहुत बार पूछा है। यहाँ पे भी हिंज जॉइंट होता है, और जो यहाँ पे इस जॉइंट को भी नाम क्या होता है, हिंज जॉइंट, ठीक है, हिंज जॉइंट। क्या उसका आंसर आ गया, इसका आ गया आंसर हिंज जॉइंट। तो एग्जामिनर ये पूछेगा कि आपकी नी के अंदर कौन सा जॉइंट है, हिंज जॉइंट है।
आपकी यहाँ पे एंकल, यहाँ पे जो आपकी इल्बो है, इसके अंदर कौन सा जॉइंट है, यहाँ पे भी नी जॉइंट है। एग्जामिनर ये पूछेगा कि आपके वर्टेब्रा में और स्कल के अंदर यहाँ पे जो मूवमेंट कराता है ये कौन सा जॉइंट है, ये है पाइवोट जॉइंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसा कि हमने देखा था, यहाँ पे होता है कौन सा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट। और एक जॉइंट ये यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट, दो जगह हमने देखा, पेल्विक रीजन में और यहाँ पे जो शोल्डर का जॉइंट बॉल एंड सॉकेट, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। तो ये, उसके अलावा देखिए प्लेन जॉइंट्स होते हैं, ये बॉल एंड सॉकेट ये हमने डिस्कस कर लिया है। सैडल जॉइंट, सैडल जॉइंट कहाँ पे होता है, जिस जॉइंट पे हमारा जो ये होता है ना अंगूठा अटैच होता है, इसको बोलते हैं हम सैडल जॉइंट। काफी इंपॉर्टेंट थे ये जॉइंट, आपने नोट डाउन कर लेने हैं। तो एग्जामिनर कई बार एक लोब से भी क्वेश्चन पूछता है, हालांकि ये क्वेश्चन आपने नहीं देखे होंगे। ये क्वेश्चन है फ्रंटल लोब। देखिए जो ह्यूमन ब्रेन है, अलग अलग लोब्स होती है उसकी। जो फ्रंटल लोब है उसका काम है थिंकिंग, मेमोरी, बिहेवियर, मूवमेंट, या लगा सकते हैं एनालिटिकल काम किसका, फ्रंटल लोब का, सोचने का। फिर है पेरिएटल लोब, इसका क्या काम होता है, लैंग्वेज और टच का। ओकिपिटल लोब, ये क्या है, सीन और विजन में काम देती है। ये पूछा था हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने क्वेश्चन। ओकिपिटल लोब है, इसका क्या काम होता है, साइट में या फिर थिंकिंग में या फिर हियरिंग में, ठीक है। टेम्पोरल लोब का काम है हियरिंग, लर्निंग और फीलिंग में, ठीक है। और सेरेबेलम, ये ब्रेन के अलग अलग पार्ट होते हैं, सेरेब्रम, सेरेबेलम, मेडुला ओब्लोंगोटा, ठीक है। तो मास्टर ग्लैंड हम किसे कहते हैं, किस ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, हम पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये बाकी ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करती है। ये है ग्लैंड्स की ग्लैंड, ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। तो कौन सी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम जीन से रिलेटेड चीजों को स्टडी करते हैं, तो हम किससे स्टडी करते हैं, जेनेटिक्स में। तो जेनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोला है, जीरोज मेंडल को बोला है, ठीक है। सॉरी। अब हम देखते हैं, देखिए क्रोमोसोम के जो जीन्स होते हैं उनका अल्टरनेट फॉर्म, या फिर ये एज ए अल्टरनेट नेम क्या होता है, उनका अल्टरनेट नेम होता है एलओई, ठीक है, एलए बोलते हैं। और म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन है कोई चेंज आ जाना, ठीक है, जीन्स में कोई चेंज आ गया, जैसे मतलब पहले वो चीज नहीं थी और आने वाली जनरेशन में वो चीज डेवलप हो जाए, तो उसको बोलते हैं म्यूटेशन, एक बदलाव आना। तो एचआईवी, एचआईवी से क्या होता है, कौन सी डिजीज होती है, एड्स होता है, ठीक है। इसकी कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लेता है एग्जामिनर, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कौन सा ब्लड ग्रुप है यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, मतलब यूनिवर्सल रिसीव कर सकता है, तो इनमें से आएगा ए बी, ठीक है। तो इसमें एक और एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने लगा है, वो दे देता है ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव, और फिर पूछता है कि यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन सा है, और ओ। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन है, ए बी पॉजिटिव, पॉजिटिव वाले के साथ आपने जाना है। और यूनिवर्सल डोनर है ओ नेगेटिव। अगर एग्जामिनर ये ऑप्शन में दे देता है ए और ए बी, तो आपने ओ और ओ में से ओ नेगेटिव क्लिक करना है, ओ नेगेटिव उसका आंसर आएगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस प्रोसेस का क्या नाम है जिसमें क्या है, वाटर वेपर को रिलीज कर देता है कोई भी प्लांट एटमॉस्फेयर में, तो उसका नाम है ट्रांसपीरेशन। फोटोसिंथेसिस में कोई भी प्लांट फूड को बनाता है, फूड में क्या, स्टार्च को बनाता है, उसमें फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस में किस किस की रिक्वायरमेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की और वाटर के साथ सनलाइट की, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए फोटोसिंथेसिस है, इसका जो सेंटर है ना, जब डे लाइट में होता है, जो जब डार्क नाइट में होता है, तो कहाँ पे होता है, स्ट्रोमा के अंदर होता है, स्ट्रोमा के अंदर, डार्क लाइट में फोटोसिंथेसिस, ठीक। काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो प्राइमरी एनर्जी करेंसी है उस सेल की, वो क्या है, वो है एटीपी, प्राइमरी एनर्जी करेंसी। जैसे मैंने बताया, फूड जब माउथ से शुरू होके एंड तक कहाँ पे पहुंचता है, सेल्स में, सबसे छोटी यूनिट है, और सेल्स के अंदर ही होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स, उनमें काम है, वहां ही एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वहीं से एनर्जी बनती है, सबसे छोटी इकाई सेल्स से, ठीक है। आरएनए डीएनए ये होते हैं, जीन्स को कैरी करते हैं जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसी को, इसलिए इसको बोलते हैं एनर्जी हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। प्राइमरी फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन का प्राइमरी फंक्शन क्या है,
देखिए, सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल दो टाइप की होती है, एक तो प्रोकार्योटिक सेल, एक यूकार्योटिक सेल। प्रोकार्योटिक सेल में और यूकार्योटिक सेल में क्या डिफरेंस है कि जो प्रोकार्योटिक सेल, यूकार्योटिक सेल है ना, इसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी वेल डिफाइंड होती है, इसमें वेल डिफाइंड नहीं होता है। तो इनके अंदर अलग अलग ऑर्गेनल्स होते हैं, जिसमें से एक है सेल मेम्ब्रेन, इसका काम है सेलुलर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन का मतलब बातचीत नहीं है। कम्युनिकेशन का मतलब है अंदर जाना बाहर आना, अलग अलग मिनरल्स का, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का, जैसे अलग अलग चीजों का अंदर जाना। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं सेलुलर कम्युनिकेशंस। तो डिटॉक्सिफाई कौन करता है सेल को? डिटॉक्सिफाई का काम होता है लाइसोसोम्स का, काफी इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए स्टोर होता है, न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अलावा एक सेल ऑर्गेनल जहां पे डीएनए स्टोर होता है उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, राइबोसोम काम करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटीन सिंथेसिस। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, राइबोसोम्स। गोल्गी अपरेटस, इसके बारे में देखें, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी सेल हमने देख लिया, एटीपी एक एनर्जी करेंसी है। गोल गोल्गी अपरेटस का क्या काम होता है? इनका काम होता है पैकेजिंग करना। ठीक है, अगर एग्जामिनर ये पूछ लेता है कि भाई कौन सा सेल ऑर्गेनल ट्रांसपोर्ट करता है, तो कौन करता है? वो करता है गोल्गी अपरेटस। कौन सी? ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। देखिए, जब मैंने बताया प्रोकार्योटिक सेल्स होती है जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, और एनिमल और प्लांट सेल, इनमें डिफरेंस सिर्फ सेल वॉल का है। एनिमल सेल होती है, इसके अंदर सेल वॉल नहीं होती, और जो प्लांट सेल है इसके अंदर सेल वॉल होती है। सेल वॉल का काम क्या होता है? रिजिडिटी देना। क्लोरोप्लास्ट का क्या काम होता है? क्लोरोप्लास्ट का काम होता है फोटोसिंथेसिस करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेन फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ये हमने देख लिया, एनर्जी प्रोडक्शन करना, एटीपी साइंस। ये अलग अलग क्वेश्चन है क्योंकि एग्जामिनर आपको अलग अलग क्वेश्चन दे सकता है। तो नोट 5 मेन बायोलॉजिकल किंगडम, देखिए हम पढ़ते हैं, इसका इवोल्यूशन हुआ है। सबसे पहले है जो क्लासिफिकेशन, यानी फादर ऑफ टेक्सोनोमी किसे कहा गया? कार्ल्स लिनियस को, क्योंकि उन्होंने दिए थे दो एनिमल, दो बायोलॉजिकल किंगडम, या फिर टू किंगडम सिस्टम। टू किंगडम सिस्टम, ये किसने दिया था? ये दिया था कार्लोस लिनियस ने। कार्लोस लिनियस। टू से फिर थ्री पे पहुंचे, फिर फोर पे पहुंचे, और फिर फाइव पे पहुंचे। फाइव फाइव किंगडम सिस्टम किसने दिया था? आर एच विटेकर। ठीक है, आर एच विटेकर, जिसके अंदर एनिमल, प्लांट, फंगी, मोनेरा और प्रोटिस्टा ये थे। तो थ्री जो किंगडम सिस्टम है, इसके अंदर जो प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा किसने ऐड किया था? प्रोटिस्टा ऐड किया था हैक्कल ने। ठीक है, और मुनेरा फोर फोर किंगडम सिस्टम में ये किसने ऐड किया था? ये ऐड किया था कोपलैंड ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए मैंने सारे के सारे किंगडम सिस्टम बता दिए। और एक क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है कि किंगडम सिस्टम की सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटी यूनिट है स्पीसीज, सबसे बड़ी यूनिट है किंगडम। स्पीसीज से चलते हुए हम जीनस पे जाते हैं, फिर फैमिली पे जाते हैं, फिर ऑर्डर पे, फिर क्लास पे, फिर फाइलम पे, और फिर किंगडम पे। काफी इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा पार्ट नहीं है? वायरसेस किसी के अंदर भी काउंट नहीं किया हुआ है, किसी भी सिस्टम का पार्ट नहीं है वायरस। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, तो बैक्टीरिया को कौन इंक्लूड करता है? या आर्क बैक्टीरिया को, तो किसके अंदर आते हैं? ये मोनेरा के अंदर आते हैं, जो ये बैक्टीरिया होते हैं, जितने बैक्टीरिया। और फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी हम किसे बोलते हैं? एंटोनी वान ल्यूनहो। ठीक है, हमने सारे के सारे प्लांट सिस्टम, प्लांट जो किंगडम सिस्टम है वो पढ़ लिए। तो एक इससे भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है सेल डिवीजन से, मियोसिस और मिटोसिस। तो देखिए, ये जो होता है सेल डिवीजन, मिटोसिस का सेल डिवीजन है ये। मिटोसिस का सेल डिवीजन है वो स्टार्ट होता है G1 फेज से, फिर S फेज आती है, और फिर G2 फेज, और फिर होती है M फेज। जो ये G1 और S और G2 को मिला के उस फेज का क्या नाम है? इंटरफेज। एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ लेता है, भाई इंटरफेज में कौन कौन होते हैं? G1 होता है, S होती है, G2 होता है, M नहीं होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बन गया। दूसरा फेज ये बढ़ता है कि एस फेज में क्या होता है? एस फेज में होता है डीएनए रेप्लिकेशन, और G2 फेज में प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है मिटोसिस के लिए। तो एम फेज में रियल सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, और वो स्टार्ट होता है PMAT से। ठीक है, प्रोपोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और
टेलोफेज। तो इसका सीक्वेंस याद रखना बहुत जरूरी है। एग्जामिनर ये पूछेगा कि सेल डिवीजन की जो मिटोसिस की प्रोसेस है उसमें जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में जो प्रोसेस उसका क्या नाम है, उसका नाम है प्रोपोफेज। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए प्लांट टिश्यू होते हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी में टिश्यू होते हैं ना, प्लांट टिश्यू होते हैं। प्लांट टिश्यू होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू को हम मेरिस्मेटिक टिश्यू भी बोलते थे। ये होते हैं एक्टिव टिश्यू, ये एक्टिव टिश्यू नहीं होते, ये होते हैं एक्टिव। इसमें भी अलग अलग है, स्क्लेरल कामा, कोलिन कामा। ठीक है, और जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं ये कौन से होते हैं, जैसे जाइलम हो गया, फोलियम हो गया, जाइलम। तो एग्जामिनर ने पूछा है कि वाटर और न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, ये करता है जाइलम। और फोलियम किसका करता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए हमने पढ़ा था स्केरल काइमा सेल्स, ये स्केरल काइमा टिश्यू के अंदर होता है। जैसे हमने पढ़ा जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं उसके अंदर स्केरल काइमा, कोलिन काइमा। तो इसका जो स्केरल काइमा ये इकलौता टिश्यू है जो डेड सेल से मिलकर बना है, डेड सेल्स। एग्जामिनर ने ये 1000 बार क्वेश्चन पूछ लिया भाई, इसके अंदर डेड सेल होती है कौन से टिश्यू के अंदर, इसके अंदर होती है स्केरल काइमा के अंदर होती है। और ये क्या प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी और सपोर्ट, सपोर्ट प्रोवाइड करता है मोस्टली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में सबसे प्राइमरी सोर्स कौन सा है, कार्ब्स का। आप सिर्फ प्रोटीन पे नहीं जीवित रह सकते, आपको कार्ब्स की बिल्कुल जरूरत है। ठीक है, वाटर सोल्यूबल जो विटामिन है वो कौन सा है, विटामिन सी। तो विटामिन बी और सी वाटर सोल्यूबल है, बाकी ए डी ई मतलब फैट सोल्यूबल है। तो इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसकी एप्लीकेशन ये है वाटर सोल्यूबल कि ये आपकी बॉडी से निकलते रहते हैं यूरिन के साथ, क्योंकि ये उसके अंदर सोल्यूबल होते हैं। ए डी ई ये फैट में स्टोर हो जाते हैं। तो आपको बी और सी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, आपको बी और सी का ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं आपकी बॉडी डेफिशिएंट ना हो जाए विटामिन बी और सी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन एनीमिया किससे होता है, एनीमिया होता है आयरन डेफिशिएंसी से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा प्लांट हार्मोन है जो सेल इलोंगेशन और ग्रोथ में हेल्प करता है, कौन सा, ऑक्सिन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आ गया प्लांट हार्मोन से क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो फ्रूट राइपनिंग और लीफ अब्सेशन में कौन हेल्प करता है, इथाइलिन। आपके लिए मैं ये कमेंट छोड़ के जा रहा हूं, इथाइलिन एक, ये प्लांट हार्मोन है, एक ह्यूमन मेड हार्मोन भी है जिससे हम फ्रूट की राइपनिंग करते हैं, आर्टिफिशियल राइपनिंग। जिससे फ्रूट्स होते हैं इनको पकाया जाता है। इसके अंदर एक तो आ गया इथाइलिन, एक और हार्मोन है, आप उस हार्मोन का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो इस क्लास में हमने ऑलमोस्ट बायोलॉजी कंप्लीट करने की कोशिश की। ये उन बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा जो रिवीजन कह रहे थे। ठीक है, इससे आप आसानी से रिवीजन कर सकते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपको ग्रुप 56 के बारे में कोई चीज जाननी है तो चैनल पे विजिट करें, मैंने वो डिस्कस की हुई है। हाई कोर्ट का जो केस अपडेट है वो भी डिस्कस किया, और ग्रुप डी के लिए बुक लिस्ट भी डिस्कस की हुई है। वहां पे जाके आप देखें, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। और जॉब सीरीज को देख सकते हैं जिससे आपको, आप अपने टेम्परामेंट के हिसाब से आप सूट कर सकते हैं कि आपको कौन सी जॉब सूट करेगी, आप कौन सी फिल करें, वो वहां पे आपको सीटी जो मेंस की प्रेफरेंस है वो दे सकते हैं। ऐसे ही मैं बाकी भी चीजें डिस्कस करूंगा, फिजिक्स भी करूंगा, केमिस्ट्री भी करूंगा। दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। अगर इसके अलावा आपकी कोई क्यूरी है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई डेफिनेटली करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।